हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। तो चैप्टर नंबर 9 हमारा चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, तो लास्ट हमने किसी परिनालिका के लिए, कोई परिनालिका है उसके लिए हमने स्व प्रेरण की बात की थी। किसी बात के लिए स्व प्रेरण, परिनालिका के लिए हमने स्व प्रेरकत्व का मान निकाला था अलग अलग स्थितियों में, निर्वात और माध्यम में। ठीक है, तो आज का वीडियो क्या है हमारा, एक और हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना ले रहे हैं, उसका नाम है अन्योन्य प्रेरण। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्शन। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है? देखो, ये जो अन्योन्य शब्द है इसका मतलब ये होता है कि दो वस्तुओं में होने वाली आपस में क्रिया, दो। तो अन्योन्य प्रेरण का मतलब क्या है, उसको अपन एक प्रयोग से समझे, एक एक्सपेरिमेंट से समझे। सपोज करो मैंने ये एक परिपथ लिया, कुंडली वाला, ये मैंने एक परिपथ लिया, यह हमने मान लो एक बैटरी लगा रखी है, यहाँ धारा नियंत्रक लग रहा है सपोज करो, और यहाँ हमने एक कुंजी को कनेक्ट किया हुआ है, कुंजी के, ये धारा नियंत्रक RH और प्लस माइनस ये हमने क्या लगा दी, एक बैटरी। ठीक है, अब आपको पता है जो हमने पढ़ा है स्व प्रेरण में कि जब हम कुंजी में डॉट लगाते हैं, अभी कुंजी खुली हुई है यानी परिपथ में कोई धारा नहीं है, जब हम कुंजी में डॉट लगाते हैं तो धारा का मान बढ़ना शुरू होता है। कहां से? शून्य से बढ़ना शुरू होता है। वो अपने बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच जाती है? अधिकतम मान तक पहुंच जाती है। यानी धारा में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो जैसे ही हम यहाँ पर डॉट लगाते हैं तो धारा प्लस से माइनस की ओर बहती है, और इन कुंडलियों में भी धारा बहती है। तो धारा में परिवर्तन के कारण इस परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो देखा गया कि अगर इसके पास कोई दूसरा परिपथ है जहां हमने कोई बैटरी नहीं लगा रखी, एक हमने गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, तो देखा गया कि जब हम इस कुंजी में डॉट लगाते हैं, इस धारा में परिवर्तन करते हैं, इसे मैं बोल दूं प्राथमिक परिपथ P, इसे मैं बोल दूं द्वितीयक परिपथ S। तो P4 यहां पर क्या है? प्राइमरी, और S4 क्या है? सेकेंडरी, यानी प्राथमिक और द्वितीयक, प्राथमिक और द्वितीयक परिपथ। तो P हमारा प्राथमिक परिपथ है, पहला परिपथ, और ये दूसरा वाला जो परिपथ है वो सेकेंडरी परिपथ है। तो देखा गया कि जैसे ही हमने कुंजी में डॉट लगाया, धारा में परिवर्तन हुआ, तो इस परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, यानी धारा मापी में क्या आता है? विक्षेप आता है। तो इस धारा मापी में विक्षेप क्यों आया, यानी इस सेकेंडरी परिपथ में, इस दूसरे परिपथ में धारा क्यों प्रवाहित हुई? क्योंकि यहां पर तो कोई विद्युत वाहक बल का स्रोत नहीं है, तो ये जो धारा प्रवाहित हुई, इस घटना को ये नाम दिया गया अन्योन्य प्रेरण। तो इसे कैसे समझा गया फिर, कि जब हम किसी परिपथ के धारा में परिवर्तन करते हैं तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है। और ये जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है, ये दूसरे वाले परिपथ से भी क्या हो जाता है बच्चों? संबद्ध हो जाता है। इसका चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन हुआ, वो सारा का सारा जो परिवर्तन है वो दूसरे वाले परिपथ से भी क्या हो गया? संबद्ध हो गया, यानी कनेक्ट हो गया। तो इस कनेक्शन से ही, इस कनेक्टिविटी से ही इस परिपथ में क्या प्रवाहित होती है? प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युतवाहक बल। इस घटना को ही हमने क्या बोल दिया? अन्योन्य प्रेरण। इसी को हम क्या बोलते हैं? अन्योन्य प्रेरण।
और ध्यान होगा स्वयं प्रेरण में तो क्या था, इसी परिपथ में धारा में परिवर्तन था और इसी में धारा प्रवाहित हो रही है, इसी में प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है। लेकिन अन्योन्य प्रेरण का मतलब क्या होता है कि इसे एक परिपथ में धारा में परिवर्तन करें और दूसरे वाले परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। इस घटना को बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण। क्या बोलते हैं इसको? अन्योन्य प्रेरण बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? देखो, यदि किसी परिपथ में, कोई परिपथ हमारे पास है, यदि किसी परिपथ में धारा में परिवर्तन कर, यदि किसी परिपथ में धारा में परिवर्तन कर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, तो उसके समीप स्थित दूसरे परिपथ, तो उसके समीप स्थित दूसरे परिपथ से भी यह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जो है, यह चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन है वो संबद्ध हो जाता है। तो उसके समीप स्थित दूसरे परिपथ से भी यह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन संबद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? संबद्ध हो जाता है, जिसके फलस्वरूप दूसरे परिपथ में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ठीक है बच्चों, तो इस घटना को ही, ये जो घटना है, इस घटना को ही क्या बोलते हैं? अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। इस घटना को ही क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम? अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे जो ट्रांसफार्मर होता है, देखा होगा आपने लगा हुआ ट्रांसफार्मर, तो जो ट्रांसफार्मर है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ट्रांसफार्मर की जो वर्किंग होती है वो किस पे डिपेंड होती है? म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है? कार्य करता है। क्लियर है? ओके, तो आगे चले। अब देखिए, सपोज करो मैंने ये माना कि इस प्राथमिक परिपथ में धारा मानो प्रवाहित हुई कितनी? I1। कितनी धारा प्रवाहित हुई? I1। और इस I1 धारा में परिवर्तन से इस दूसरे वाले परिपथ से कितना चुंबकीय फ्लक्स संबद्ध हो गया? Φ2। तो क्या होता है? दूसरे परिपथ से संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है Φ2, जैसा हमें पता है कि फाई समानुपाती क्या होता है? I होता है। यहां पर क्या लेना है कि प्राथमिक परिपथ में तो धारा और द्वितीय परिपथ का चुंबकीय फ्लक्स। आगे बात समझ में? जैसे जैसे हम धारा में परिवर्तन करेंगे तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा वो दूसरे से क्या हो जाएगा? संबद्ध हो जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं? दूसरे परिपथ से संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है Φ2, दूसरे परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स Φ2 पहले परिपथ में प्रवाहित धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है।
यानी phi2 समानुपाती I1। दूसरे परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स जो है phi2 जो है वो पहले परिपथ में प्रवाहित, प्राथमिक परिपथ में प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती, यानी phi2 समानुपाती I। और समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहां क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, उसे मैंने बोल दिया mi1। क्या बोल दिया इसको, mi1। तो phi2 इज इक्वल टू mi1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस m को क्या बोलते हैं भाई, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। क्या बोलेंगे, अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है, कैपिटल एम को क्या बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है, ओके, क्लियर है बच्चों। तो phi2 इज इक्वल टू mi1, m को क्या बोलेंगे, अन्योन्य प्रेरण गुणांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरकत्व। तो ये दूसरे परिपथ का पहले परिपथ के सापेक्ष क्या होता है, अन्योन्य प्रेरकत्व होता है। और देखो इसी डेफिनेशन ले हम, देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कैपिटल M इज इक्वल टू क्या होगा, phi2 अपॉन I1, इक्वेशन नंबर 2। M इज इक्वल टू phi2 अपॉन I1। तो M की परिभाषा यहां से हम निकाल सकते हैं। देखो यदि I1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर हो, ऐसा ही पद्धति में ले रहा हूं मैं, यदि I1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर हो तो समीकरण 2 से I1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर हो तो समीकरण 2 से कैपिटल M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, phi2, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यदि I1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर हो तो समीकरण 2 से कैपिटल M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, phi2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, M इज इक्वल टू phi2। इसका मतलब क्या है, I1 कौन से परिपथ में धारा है, बिल्कुल ठीक है, प्राथमिक परिपथ में धारा है। और phi2 किसमें संबंध हुआ है, दूसरे परिपथ से संबंध हुआ है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि यदि प्राथमिक परिपथ में 1 एम्पियर की धारा, एकांक धारा, यदि प्राथमिक परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो जितना चुंबकीय फ्लक्स दूसरे परिपथ से संबद्ध होता है, क्योंकि M इज इक्वल टू क्या आ रहा है, phi2 आ रहा है। यदि प्राथमिक परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए, या मैं ऐसा बोल दूं कि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर, प्राथमिक परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर जितना चुंबकीय फ्लक्स दूसरे परिपथ से संबद्ध होता है वही उन दोनों के मध्य है। क्या होता है बच्चों, अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है या अन्योन्य प्रेरकत्व कहलाता है। तो ये तो अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा चुंबकीय फ्लक्स के पदों में थी। और आगे जैसे हमने स्वप्रेरण में पढ़ा था, विद्युत वाहक बल के फॉर्म में भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, चलो आगे हम चले फैराडे के नियम से, व्हाट वी कैन राइट। देखो चूंकि आपको पता है E इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस d∅2 अपॉन dt, E इज इक्वल टू माइनस d∅2 अपॉन dt। ओके, तो बच्चों यहां से देखो E इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस d अपॉन dt। phi2 की वैल्यू क्या है, mi1। phi2 मेरे पास है mi1। ओके, अब m तो कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट है उसे बाहर ले ले, तो यहां से देखो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का m di1 अपॉन dt। ठीक है, यहां से बच्चों कैपिटल M इज इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस का E अपॉन di1 अपॉन dt। हम संख्यात्मक मान ले ले, परिमाण ले ले, न्यूमेरिकल वैल्यू ले ले, तो क्या हो जाएगा, E अपॉन di1 अपॉन dt। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, 4। M इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ M इज इक्वल टू E अपॉन मॉडुलस ऑफ M इज इक्वल टू E अपॉन di1 अपॉन dt। अब इसका मतलब क्या हुआ, विद्युत वाहक बल के पद में हम लिख लें तो क्या लिख सकते हैं, देखो यदि di1 अपॉन dt इज इक्वल टू, यदि di1 अपॉन dt इज इक्वल टू, देखो ये क्या है, करंट पर टाइम, धारा बटा समय, 1 एम्पियर पर सेकेंड हो, यदि di1 अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो, 1 एम्पियर पर सेकेंड हो,
I1 करंट है, t समय है, तो यदि di1 अपॉन dt इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड हो तो क्या होगा? 1 एम्पियर पर सेकेंड हो तो समीकरण 4 से आप देख रहे हैं कि m इज इक्वल टू क्या आएगा भाई? E, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, यदि di1 अपॉन dt इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड हो तो समीकरण 4 से m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E, यानी विद्युत वाहक बल किसमें? दूसरे में। तो इसका मतलब क्या हुआ? I1 क्या है? फिर से प्राथमिक परिपथ में धारा। तो क्या लिखेंगे कि यदि प्राथमिक परिपथ में धारा में परिवर्तन की दर, क्योंकि di1 अपॉन dt है, यहां केवल I1 था तो धारा बोला फ्लक्स के पद के लिए। प्रेरित विद्युत वाहक बल के पदों में लिखने के लिए या उसे परिभाषित करने के लिए क्या बोलेंगे? di1 अपॉन dt, यानी धारा पर यूनिट टाइम। तो यदि प्राथमिक परिपथ में धारा में परिवर्तन की दर यानी di1 अपॉन dt, यदि प्राथमिक परिपथ में धारा में परिवर्तन की दर 1 एम्पियर पर सेकेंड हो, तो जितना प्रेरित विद्युत वाहक बल दूसरे परिपथ में उत्पन्न होता है E, वही उन दोनों के मध्य क्या कहलाता है? अन्योन्य प्रेरकत्व कहलाता है। M इज इक्वल टू E। तो इस तरह समीकरण नंबर 3 से हम जो अन्योन्य प्रेरकत्व है उसको चुंबकीय फ्लक्स के रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि प्राथमिक परिपथ में एकांक धारा प्रवाहित करने पर जितना चुंबकीय फ्लक्स दूसरी वाली कुंडली से संबद्ध होता है वही अन्योन्य प्रेरकत्व कहलाता है दोनों के मध्य। ठीक है, और ऐसे ही हम विद्युत वाहक बल के पद में लिख सकते हैं कि यदि प्राथमिक परिपथ में धारा में परिवर्तन की दर 1 एम्पियर पर सेकेंड हो तो जितना प्रेरित विद्युत वाहक बल दूसरे परिपथ से संबद्ध होता है वही दोनों के मध्य क्या होता है? अन्योन्य प्रेरकत्व होता है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो दोनों के मध्य, या बोल सकते हैं दूसरे परिपथ का पहले परिपथ के सापेक्ष अन्योन्य प्रेरकत्व। तो बिल्कुल इसका मात्रक और विमा L यानी स्व प्रेरकत्व के समान ही है, तो उसको भी अपन देख लेते हैं। देखिए इसका मात्रक और विमा देख लेते हैं। M अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक और विमा। तो जो अन्योन्य प्रेरकत्व है यह अन्योन्य प्रेरण गुणांक है कैपिटल M का मात्रक क्या है? मात्रक और विमा। कैपिटल M का मात्रक एवं विमा। ठीक है, ओके। क्योंकि आपको पता है, देखो इस वाले फॉर्मूले से देख लो आप, इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक है, 2 लिख ले सीधे इक्वेशन नंबर 2 से। M इज इक्वल टू क्या है? phi2 अपॉन I1। M इज इक्वल टू phi2 अपॉन I1। तो phi2 चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर। ठीक है, वेबर को हम किससे शो करते हैं? WB से। और I1 का मात्रक क्या होता है? यानी करंट का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, यानी वेबर पर एम्पियर। और इसी वेबर पर एम्पियर को हम क्या बोलते हैं? हेनरी बोलते हैं, कैपिटल H। यानी M का मात्रक क्या हो जाएगा? वेबर पर एम्पियर या हेनरी। ठीक है, वेबर पर एम्पियर या हेनरी। क्लियर है? ओके। ओके, तो M का मात्रक क्या होगा? वेबर पर एम्पियर या हेनरी। क्लियर? क्लियर। विमा पे चलते हैं, चलो। विमा वही, देखो विमा की बात करें, phi2 यानी चुंबकीय फ्लक्स की विमा पता है, नहीं पता तो आप इसको चेंज कर सकते हो कि भाई phi को मैं क्या लिख सकता हूं? B अपॉन I। ठीक है, विमा निकालने के लिए मैं I लिख रहा हूं, करंट है मतलब। अब B की पता है, B की नहीं पता तो चेंज करो कि F इज इक्वल टू क्या होता है? QVB। तो यहां से B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F अपॉन QV। तो अब तो निकाल लेंगे सबकी, तो B को मैं लिख सकता हूं F अपॉन QV और A अपॉन I था ही। तो चलो फोर्स की विमा क्या होगी?
F4 से, यानी M1 L1 T माइनस 2। ये क्षेत्रफल है, एरिया है, यानी L2 अपॉन आवेश धारा गुणा समय A1 T1। वी क्या बच्चों, वेग मीटर पर सेकंड L1 T माइनस 1। आई है करंट यानी A1। ठीक है, तो आप देख रहे देखो, एक L1 से एक L1 कैंसिल हो गया, T1 से T माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा कि M1 L2 T माइनस 2, A1 A1 A2 ऊपर जाके A माइनस 2। तो अन्योन्य प्रेरकत्व की विमा क्या होती है, M1 L2 T माइनस 2 A माइनस 2। ठीक है बच्चों, ये होता है अन्योन्य प्रेरकत्व की विमा। डायमेंशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस M1 L2 T माइनस 2 A माइनस 2। ठीक है, और मात्रा क्या हो गया, वेबर पर एम्पेयर या हेनरी। क्लियर, वेबर पर एम्पेयर या हेनरी। तो ये था हमारा अन्योन्य प्रेरण। दो परिभाषा हमने लिखी इसकी, चुंबकीय फ्लक्स के रूप में और विद्युत वाहक बल के रूप में, और विभव हमने इससे निकाल ली। ठीक है, क्लियर बच्चों। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।